ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बड़ी अच्छी तरीके से सर्दियाँ गुजार रहे होंगे। ड्राई फ्रूट के साथ कोई रेवड़ियाँ, कोई मूंगफली, कोई काजू, कोई यखनी, सूप, क्योंकि ये चीज़ सर्दियों में अच्छी लगती है। तो इसके बावजूद आप देखें कि गर्म खुराक के बावजूद, ड्राई फ्रूट के बावजूद कितनी बीमारियां हैं जो अभी परसिस्ट कर रही हैं, वो ठीक नहीं हो रही। आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सारी बीमारियां हैं, जिसको किसी ने कोरोना का नाम दिया हुआ है, किसी ने नज़ला का नाम दिया, किसी ने बारिश लेट होगी तब ये ठीक होगा। लेकिन असल मसला हर साल होता है। इस साल लेट बारिशें हो रही हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन ऐसी कैफियत में भी आप देखें कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो चेंज हो जाती हैं। अब ऐसी कैफियत में जो दवाइयाँ काम कर रही हैं, आप ज़रा देखिए कि जैसे मसलन डलका मारा है वो काम करती है, रस्टॉक्स काम कर रही है, नेटल सल्फ काम कर रही है, थूजा काम कर रही है, आर्सेनिक काम कर रही है। अब ये दवाइयाँ क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि ये ऐसा मौसम है, इसमें ड्राइनेस भी है और ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी कहाँ पे है? ऊपर। ड्राइनेस है नीचे। ह्यूमिडिटी जब नीचे आएगी, नीचे ड्राइनेस खत्म होगी और ठीक हो जाएगा। आपके समुंदर से सारा पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जमा हो रहा है आसमान पे, बादलों में, आसमान पे जो हमें नजर नहीं आ रहा, और ऊपर इतनी ह्यूमिडिटी है कि आप सोच नहीं सकते, और नीचे उतनी ड्राइनेस है, और इसकी मिली जुली कैफियत में जो सिम्टम पैदा होती हैं उसको हम नज़ला, ज़ुकाम, रिनाइटिस, एलर्जी, कोरोना क्या क्या कह देते हैं। जब कोई देखे कि हमारी बेहतरीन जो दवाइयाँ काम कर रही हैं आजकल, वो डलका मारा है, नेटल सल्फ है, थूजा है, आर्सेनिक है, हैपर सल्फ है। ये हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं जो डैम्पनेस की वजह से होती हैं, या मौसम चेंज होने में होती हैं, या सख्त ड्राई मौसम में होती हैं। अब जैसे ही आप देखें कि बारिश शुरू होगी, फिर जो ठंडी हवा चलेगी उसमें फिर एकोनाइट काम करेगी, आपकी ब्रायोनिया काम करेगी, हैपसर भी काम करेगी उसमें, क्योंकि फिर कोल्ड विंड चलना शुरू हो जाएगा। अभी आपकी ड्राई विंड चल रही है, और ड्राई विंड में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है, और इसके साथ आप देखें कि पोल्यूशन है, डस्ट है, तो डस्ट के साथ फिर पोथोस भी काम करती है, डलका मारा भी काम कर रही है, और इस तरह की जो ब्रोबियम है, खांसी में खांसी ठीक नहीं हो रही, वो भी ठीक हो रही है। आजकल जो खांसी आप देखें कि कई मरीज आ रहे हैं और खांसी का कह रहे हैं कि जी खांसी ठीक नहीं हो रही। कितने किस्म के सिरप पी के हम आ चुके हैं, खांसी ठीक नहीं हो रही। तो खांसी को एलर्जी कफ कहते हैं। एलर्जी कफ का मतलब है कि आपको डस्ट वगैरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। आजकल ड्राई डस्ट इतनी है, उसमें हमारी पोथोस अच्छा काम कर रही है, नेट्रोसल अच्छा काम कर रही है, और ब्रोमियम बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये आप साथ साथ दवाइयों के देंगे। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं, बेचारे साल में 2-2 3-3 दफ़ा बीमार होते हैं, उनकी फैमिली में भी कुछ दमा है, कोई नज़ला काम चल रहा है, तो फिर हमें ट्यूबरकुलोसिस भी देनी पड़ती है, फिर हमें स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम भी देनी पड़ती है साथ, फिर हमें मेडोरिनम भी देनी पड़ती है, तब जाके काम ठीक होता है और मरीज ठीक हो जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बार बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, आप देखें कि नज़ला ज़ुकाम होके ठीक हुआ, किसी ने एंटीबायोटिक का कोर्स किया, किसी ने होम्योपैथिक दवाई, फिर दोबारा हो रहा है, तो फिर इन्फ्लुएंजियम और कार्सिनोसिन दें तो केस वहाँ पे ठीक हो जाता है, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ठीक होगा। एक हमने मेडिसिन बनाई हुई है, इसका नाम कोविड-1M रखा है। अगर वो भी आप दें, जो कि कोविड के दिनों में बनी थी, हमने खुद जहाँ पे बनाई थी, तो वो अगर आप कोविड दें तो उससे भी आपका नज़ला ज़ुकाम को स्टे मिलता है, और इसका ड्यूरेशन जो है वो बड़ा कम होकर मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इन सर्दियों के साथ हमें गुजारा ऐसा करना है कि जब तक बारिश नहीं होती तो इसी तरह का मौसम चलेगा। तो हमारे पास मेडिसिन ऐसी हैं, आप अगर
रेपर्टरी देखें, उसमें से आप चैप्टर निकालें सीज़न का, तो उसमें ये सारी आपको दवाइयाँ मिलेंगी। ड्राई सीज़न है, वेट सीज़न है, विंटर है, फिर आपका ऑटम है, फिर ड्राई टू वेट है, वेट टू ड्राई है, ये सब मेडिसिन उसमें मिलेंगी और वो बेहतरीन काम करती है। सिर्फ वजह ये है कि हम पढ़ाई में थोड़ी तवज्जो नहीं देते। अगर हम हर इसी मौसम में देखें तो हमें बहुत सारी दवाइयाँ ईजिली मिल जाएंगी। अब देखिए कि इसके साथ है कि सबसे पहले हमने होम्योपैथ भी बनना है। मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि हमें होम्योपैथ बनना है और होम्योपैथ में आगे बढ़ना है और होम्योपैथ को एक स्टैंडर्ड देना है। और जो हम क्लेम करते हैं कि होम्योपैथी फलां मर्ज़ के लिए फलां मर्ज़ के लिए काम करती है, तो उसमें भी तो हमने स्टडी करनी है, उसमें भी हमें काम करना है। तो वो कैसे होगा कि जैसे देखिए हमारी होम्योपैथिक में माइंड जो है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि माइंड के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। माइंड की सेलेक्ट की हुई दवाई आपके मियाज को भी एंटी करती है, आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम में भी काम करती है। और अगर माइंड की सेलेक्ट की हुई मेडिसिन आपको क्लियर कट मिलती है तो फिर सारे मियाज को भी कवर करेंगे। सारा बैक्टीरिया वायरस जिसको कहते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन है उसको भी कवर करेगी। क्योंकि माइंड में ऐसी चेंजेस होती हैं कि अदर दैन होम्योपैथ शायद सोच भी नहीं सकता कि माइंड की किन चेंजेस पे, किस फीलिंग पे कौन कौन सी मेडिसिन प्रूव हो चुकी है। और वो जब तक आप देते नहीं हैं हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह पहले हमने अपने माइंड को आप ये बावर करवाएं कि हम होम्योपैथ हैं और होम्योपैथिक सिस्टम इज बेटर देन अदर ऑल सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप देखें कि इसमें कितनी ऐसी डिजीज हैं जो ठीक होती हैं, जो दूसरे ट्रीटमेंट हैं, तरीकाकार हैं, उसमें वो चीज़ ठीक नहीं होती। आप जिसको एलर्जीज कहते हैं, दमा कहते हैं, जिसको टीबी कहते हैं, टीबी का इलाज वो 6 महीने 9 महीने का जितना भी करें, वो वहाँ से शिफ्ट होकर टीबी हड्डियों में चली जाएगी, आपकी किसी ऑर्गन में चली जाएगी, वो किसी स्टेज पे फिर निकल आएगी। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिसका इलाज उनके पास नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में ऑटोइम्यून डिजीज़ का भी इलाज है। आप देखें कि एक आम सा होम्योपैथ भी ऑटोइम्यून डिजीज़ का इलाज कर लेता है। जबकि ये बात मुझे कहनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि इस पे आपने सोचना है, रिसर्च करना है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ कुछ क्लियर हो गई हैं, डिक्लेयर हो गई हैं कि इनका इलाज दुनिया में नहीं है। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने कह दिया कि इसका इलाज नहीं है। जबकि होम्योपैथ सिस्टम में वो ऑटो इम्यून डिजीज़ उन्हीं नेम से, वही डिजीज़ के नेम से और होम्योपैथ डॉक्टर शुरू से इलाज कर रहे हैं उन्हीं नामों से। जैसे एक्जिमा है, आज उसको ऑटोइम्यून कह दिया गया है, तो एक्जिमा का इलाज तो हम कर रहे हैं और एक्जिमा के कितने इलाज ठीक हो चुके हैं। जबकि एलोपैथिक में शायद वो नहीं ठीक हो रहे। वो दवाइयाँ ऊपर अप्लाई कर करके, ऑइंटमेंट अप्लाई करके, उनको जनाब स्टीरॉइड दे के, एंटीबायोटिक दे के उसको सप्रेस कर दिया जाता है। और जब सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, आपको अस्थमा हो जाएगा, आपको लंग्स की और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बवासीर हो जाएगी। छोटे बच्चों में अमूमन जो पैदा होते हैं तो उनको कंजेनिटल एक्जिमा होता है या सो एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो उसको भी वो जब एप्लीकेशन करके दवाइयाँ या स्टेरॉइड दे के दबाते हैं तो उनमें से मैक्सिमम बच्चों को फिर बाद में दमा हो जाता है, सांस की तकलीफ हो जाती है। जबकि होम्योपैथिक सिस्टम में ये नहीं है। आप देखें कि एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्यूट या कंजेनिटल डर्मेटाइटिस का इलाज होम्योपैथी में हम कर रहे हैं और वो ठीक भी होते हैं। एक्जिमा का ठीक होता है। पेम्फिगस है एक है, उसको ऑटो इम्यून कहा हुआ है, पेम्फिगस का हमारे पास इलाज हो जाता है। लाइकन प्लेनस है, उसका इलाज देखिए होम्योपैथी में कर रहे हैं। बीमारियों के नाम तो वही वाले हैं, अब ये नाम हम वो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमारे जो आज से 150 साल पहले कन्वर्शन एलोपैथ टू होम्योपैथ हुई थी, वो सारे एलोपैथ डॉक्टर थे। सबसे पहले डॉक्टर हानेमन हुए, फिर उनका देखे देखे उनके दोस्त हुए, फिर उनके मिलने मिलाने वाले हुए, फिर उनको स्टडी करने वाले हुए, उनको एक्सपीरियंस हुआ, कितने डॉक्टर हो गए एलोपैथिक वो जो कन्वर्ट हुए
और वो सारे MBBS थे, MD थे उस ज़माने में, और आज के डॉक्टरों से हाँ बहुत ज़्यादा लायक थे। मैं ये कहूँगा लायक इसलिए थे कि उनमें कोई लालच नहीं था। आज कारोबार बन चुके हैं, उनमें कोई लालच नहीं था। पेशेंट एक आ रहा है, दो आ रहा है, 10 आ रहा है, उस पर फुल मेहनत कर रहे हैं, उस पर अपनी स्टडीज़ लिख रहे हैं, स्टडी पेश कर रहे हैं, और स्टडीज़ आज तक किताबों की सूरत में हमारे पास मौजूद है और हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कन्वर्ट हुए होम्योपैथिक सिस्टम में, होम्योपैथिक मेडिसिन दी, और इन बीमारियों का इलाज उस वक्त से हो रहा है। और आप देखें कि हज़ारों सैकड़ों लाखों मरीज जो हैं, जो लाइलाज अमराज में मुब्तला होते हैं, होम्योपैथिक उसका इलाज कर जाती है, और जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। लेकिन इस सबसे के लिए आपको एक अच्छा होम्योपैथ बनना है। मैं पहले भी कहता हूँ कि अपने माइंड में रखें कि हम होम्योपैथ है, और होम्योपैथ का मतलब है कि आपने मरीज को पूरी तरह स्टडी करना है और फिर दवाई देनी। आप उसको दवाई थेराप्यूटिकली भी दे सकते हैं, पैथोलॉजिकली भी दे सकते हैं, लेकिन आप पूरी उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी काज देखेंगे, उसकी रूट काज देखेंगे, उस पर जब देंगे म्याद देखेंगे कौन सा है, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। अपने माइंड में रखें कि हम होम्योपैथ और हम होम्योपैथ रहेंगे। डबल माइंड मत हो। अपने लाशऊर में, सब कॉन्शियस में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि कुछ होम्योपैथ डॉक्टर हैं, आप देखें कि वैसे तो हर फील्ड में ये होता है, लेकिन बड़े कामयाब चल रहे हैं। तो कुछ होम्योपैथ डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड, आप कहें कि होम्योपैथिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हाईली क्वालिफाइड भी डॉक्टर हैं और लो एजुकेशन वाले भी डॉक्टर हैं। आजकल तो FSC उन्होंने की हुई है कि कम से कम FSC है, तो वो स्टैंडर्ड भी है, और PhD भी इसमें पढ़ रहे हैं, PhD स्कॉलर पढ़ रहे हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट पढ़ रहे हैं, इसमें आर्मी ऑफिसर्स पढ़ रहे हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स पढ़ रहे हैं, उसके स्टूडेंट बड़े पढ़े लिखे और लायक भी हैं। लेकिन जब आप अपने दिमाग में कहेंगे कि मैंने होम्योपैथी सिस्टम से इलाज करना है और मैंने होम्योपैथ बनना है और होम्योपैथ में हर चीज़ का इलाज मुमकिन है और हमारी मेडिसिन ये काम करती हैं, इसको सब कॉन्शियस में जब तक नहीं डालेंगे नहीं होगा। आप ये सोच लेते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करूँ मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होगा। अगर ये कैफियत आपके दिमाग में आ जाती है तो फिर आप कामयाब नहीं रहते। दूसरी तरफ भी है जिन्होंने सोचा होता है कि हमने ये पढ़कर 90% नंबर लेने हैं, फिर MBBS करना है, स्पेशलाइजेशन करनी है, फिर हमने किसी सर्जरी में जाना है, आपने फिजिशियन में जाना है, मेडिसिन में जाना है, तो फिर वो एक फीड किया होता है अपने जहन में। तो जिसने फीड कर लिया होता है कि मैंने ये बनना ही बनना है, तो वो उसकी प्रैक्टिस आप देखें कहाँ पे होती है, और वो पूरे शहर के मशहूर तरीन डॉक्टर होते हैं, और उसके साथ क्वालिफिकेशन वाला, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम डिग्रीज हैं, और लेकिन वो मशहूर नहीं हो रहा, क्योंकि उसने अपने फील्ड ही नहीं किया कि मैंने मशहूर होना है और मैंने कामयाब होना है, मैंने डॉक्टर बनना है। उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि शायद मैं ये कोर्स करूं या ना करूं, या ये वाली स्पेशलाइजेशन करूं या ना करूं, मेरा क्लिनिक चलेगा कि नहीं चलेगा, भीड़ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसी तब तजब्जब में रहेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अपनी कामयाबी के लिए आपको पहले होम्योपैथ बनना पड़ेगा कि होम्योपैथ में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, और ये अब कितनी दफ़ा प्रूव हो चुका है, पिछले 200 साल से प्रूव हो रहा है। और इसकी होम्योपैथिक दवाइयों की सच्चाई यही है कि दिन ब दिन आस्ता आस्ता ये उरूज पे जा रहा है। इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है कि बावजूद हजारों मुखालफतों के ये तरीका इलाज ऊपर जा रहा है दिन में। इसलिए आप मेंटली तजब्जब ना हो, फिक्स करें अपने आप को कि हमने ये करना है। आप देखें कि जैसे वो मिसाल दी जाती है इसमें कि एक हाथी है, आप हाथी में कहीं भी जाके देखें, किसी चिड़ियाघर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उसका एक पाँव बांधा होता है छोटी सी जंजीर के साथ, एक पाँव बांधा होता है छोटी सी जंजीर के साथ, और वो चाहे तो एक ही झटके में वो किला और वो जंजीर तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता। किस लिए? क्योंकि उनको जब हाथी बच्चा होता है तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, एक टांग बांध दी जाती है, और फिर वो कोशिश करता है, नहीं भाग सकता, नहीं छुड़ा सकता, नहीं जा सकता। तो उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि ये जो मेरे टांग में चीज़ बंधी हुई है इससे मैं आज़ाद नहीं हो सकता।
और जब अपने जिस्म से वो कई गुना ताकतवर बड़ा होता है, उसके ज़हन में यही बात होती है कि जिस मेरी टांग बांधी अब मैं आज़ाद नहीं हो सकूंगा, तो वो खड़ा रहता है। इसी तरह देखें हमारी गाय भैंसें हैं, उनको खोंटे के साथ बांध दिया जाता है, वो बैठी हुई हैं, बंधी हुई हैं, नहीं भाग रही। कभी कोई मेंटल हो के या कोई ऐसे हो वो भागती है तो देखे वो फिर किला शिला खुल जाता है, पता ही चलता कहाँ गया, रस्सी भी टूटती है, किला भी निकलता है, लेकिन मैक्सिमम बैठी रहती है। क्योंकि जब उनको बचपन से बांधा जाता है तो उनके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि मैं इस रस्सी से जान नहीं छुड़ा सकती, आती है तो मैं नहीं छुड़ा सकता क्योंकि मैं बांधा गया हूँ। जब बड़े हो जाते हैं कई गुना ताकतवर, वो बंधे हुए हैं लेकिन वो ट्राई नहीं कर रहे। तो हमने अपना जिस्म खोलना है, अपना माइंड खोलना है कि हमने ये काम करना है, हमने ये मेडिसिन पढ़नी है, हमने ये इलाज करने हैं, लेकिन हमने बांधा हुआ है कि शायद नहीं हो सकेगा, ये इतनी बड़ी बीमारी है, ये कैसे ठीक होगी, ये कैंसर है, ये ऑटो इम्यून है, ये फलां एलर्जी है, ये कैसे ठीक होगी। जब आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। और जब ये चीज़ आपकी लाशोर में आ गई कि ये हो सकता है, तो फिर इसको आप हो सकता है। और अपने माइंड को फिक्स्ड माइंड ना करें कि जो चीज़ है वो है, फिर इससे आगे चलना है कि हम इससे आगे और स्टडी करेंगे, हम और कुछ देखें, और बुक्स पढ़ें, और इसमें करें। और जब आप ग्रोथ माइंड के साथ आगे चलते हैं तो आप उसी लिटरेचर में से आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसी रिसर्च में से, उसी स्टडी में से आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं और वो आपकी समझ के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बड़ी ईजी हो जाती है। इसलिए हमने अपने माइंड को फिक्स नहीं करना, उसको ग्रोथ माइंडेड बनाना है ताकि हम जो काम करें और वो करते चले जाए, करते चले जाए, करते चले जाए, और उसके नए नए कवाकिब हमें मिलेंगे और हमें ही आसानी होगी। ये हमें मेंटली करना ही पड़ेगा क्योंकि माइंड के बगैर गुजारा किसी का भी नहीं है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में तो है ही नहीं है, आप आगे पीछे भी देख लें, हर जगह माइंड इस्तेमाल हो रहा है। अब जो हस्बे रवायत अल्लाह ताला की सिफत है वह अलबदी, अलबदी ओ जल्ला जलालहू। अब इसका मतलब है मोजिद, इजाद करने वाला, और बगैर किसी चीज के इजाद करने वाला। मतलब पहले वो चीज है ही नहीं थी तो इजाद की गई। बिला नमूद इजाद करने वाला वो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला ने कितनी चीजें इजाद की, कितनी चीजें इजाद की कि आप सोच भी नहीं सकते, बगैर किसी नमूने के इजाद की। उस चीज का पहले नमूना ही नहीं था कि किसी को देख के अल्लाह ने बनाया हो, किसी का नुस्खा देखा हो, किसी की स्ट्रेटजी देखी हो, किसी की फॉर्मुलेशन देखी हो, ऐसी बात ही नहीं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ इजाद की वो खुद की, और इस ज़माने में वो एग्जिस्ट कर रही है। आप परिंदे देखें कि कितने हज़ारों परिंदे हैं और कितने खूबसूरत किस्म के परिंदे हैं, कितने उनमें कलरिंग की हुई है, और ये अल्लाह ने कैसे इजाद की। आप एक चूंटी को देख लें कि अल्लाह ने चूंटी बनाई, कैसे चूंटी बनाई है, कि अगर चूंटी की हिस्ट्री पे जाएं, उसके ख्वाब पे जो उसके रिसर्च पे जाएं, आप हैरान हो जाएंगे चूंटी क्या करती है। चूंटी ने अपनी फौज बनाई हुई है, अपनी रियासत बनाई हुई है, अपना बादशाह बनाया हुआ है, जैसे शहद की मक्खी बनाती है इस तरह उन्होंने भी बनाया हुआ। और बिला किसी चीज के आसमान बना दिया, जमीन बना दिया, कोई मसाला नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई कुल्हाड़ी नहीं, कोई गेंती नहीं, कोई बेलचा नहीं, चीज बना दी, अल्लाह ने मौजूद कर दी, बना दी। इस तरह की चीज बनाने वाला कहते हैं अलबदी हो, कि बगैर नमूने के, बगैर किसी सबूत के, बगैर कोई बैक हिस्ट्री के एक नई चीज बना दी। आप इंसान को देख ले कैसे बनाया, एक कतरे से बनाया, और एक कतरे से कितनी शक्लें बनाई, कैसे दिमाग बने, कैसा जिस्म बना, क्या क्या चीज बनती है, और इंसान कहाँ से कहाँ तक तरक्की करता है। क्या बता कोई सोच भी सकता है कि इस कतरे से ऐसी कोई चीज बन सकती है। अल्लाह ताला ने देखे परिंदे बनाए, कितने, किसी के छोटे पर है, किसी के बड़े पर है, कोई ज्यादा उड़ रहा है, कोई कम उड़ रहा है। सुबह निकलते हैं और बाज़ का एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म सफ़र करते हैं, एक सीज़न से दूसरे सीज़न में हज़ारों किलोमीटर सफ़र करते हैं और रास्ता नहीं भूलते, ठीक टाइम पे वापस आ जाते हैं। उनके पास कौन से मैप हैं, कौन से एरोनॉटिकल मैप है, कौन सा जहाज़ है, कौन सी चीज़ है, अल्लाह ने उनके आँखों में ऐसे मैग्नेटिक लगा दिए, फील्ड लगा दिए
तो अब ज़मीनी मैग्नेटिक को नक्शे के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी जगह वापस पहुंच जाते हैं। इस तरह के अभी तक आपके जहाज़ों में भी मैप नहीं बने जो परिंदों की आंखों में बने हुए हैं। और कितने लाखों करोड़ों परिंदे हर साल हिजरत करते हैं एक मुल्क से दूसरे, एक बड़े आजम से दूसरे, 10,000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और ठीक 2 महीने बाद जब सीजन चेंज हुआ वापस आ गए अपनी जगहों में। वो तो रास्ता नहीं भूलते। फिर परिंदे बनाए दो पाँव पे चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, आगे 2 पाँव पे आराम, कोई पहिए नहीं लगे, आराम से बैठ जाते हैं। जानवर बनाए बड़े बड़े, उनके 4 पाए लगा दिए, हाथों से भी चल रहे हैं, पाँव से भी चल रहे हैं, बड़े बड़े जानवर हैं। इंसान को बनाया, उसको 2 पाँव लगा दिए। अब अगर देखा जाए तो इंसान भी एक 6 फुट का है, तो वो भी एक शेर के बराबर उसका कद है। और जबकि कुत्ता है, वो बिल्ली है, चूहा है, कितने छोटे, लेकिन वो 4 पाए हैं, वो 2 पाँव पे चल नहीं सकते। लेकिन हमारी फिजिक, हमारी सेटिंग ऐसी की है, ऐसा बैलेंस दिया कि हम 2 पाँव से चल रहे हैं। कुछ छोटे कद का है, कोई बड़े कद का है, किसी का 2 मन वजन है, किसी का 1.5 मन है, किसी का 2.5-3 मन भी है, वो 2 कदम पे चल भी रहा है और बैठ भी रहा है और बैलेंस भी कर रहा है। तो ये बैलेंस, ये स्टैंडर्ड, ये कैसे दिया? ये अल्लाह ने दिया कि बगैर किसी चीज़ के एक स्टैंडर्ड बनाया, एक चीज़ को ईजाद किया। तो अल्लाह ताला जो है वो ईजाद करने वाला है। और आप देखें कि खून है जानवरों के अंदर, उनको आप ज़िबा करें, अब पूरे जानवर में खून ही खून है। फिर पेट ज़िबा करें, गोबर है, फिर हड्डियाँ हैं, फिर गोश्त है, उसके अंदर से दूध भी आ रहा है जो हम पीते हैं। बकरी है, गाय है, भैंस है, हम इनके दूध पी रहे हैं। देखिए उसमें से कैसे दूध भी निकल रहा है सफ़ेद रंग का, और कितना ताकतवर और कैसे गज़ाई उसकी अफादियत है। आप देखिए निकल रहा है। ये अल्लाह ताला के ही है कि अल्लाह ताला जो ईजाद करता है। इंसान भी कहते हैं जी फलां चीज़ फलां का मौजूद है, फलां का मौजूद है, फलां का मौजूद है। वो वाला मौजूद नहीं है, वो एक मजाजन ईजाद करने वाला है, मौजूद है। वो ईजाद नहीं कर रहा, वो इंकशाफ कर रहा है। अगर उसने कुछ टीवी ईजाद किया है तो उसको पहले से ईजाद थी कि रेडियो वेव, टीवी वेव ऑलरेडी इस आपकी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसने बता दिया कि जी ऐसे इसको पकड़ा जा सकता है। आज मोबाइल जो निकला है, इससे ज़्यादा स्ट्रांग वेव्स है, उसको पकड़ लिया इन्होंने कि रेडियो से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप खुद इसको रेडियो बनाएं, खुद इसको टीवी बना लें। आपको टीवी स्टेशन बनाने के लिए जाना नहीं पड़ता, आपको लाखों रुपए, करोड़ रुपए किराए पे बिल्डिंग लेनी पड़ती, आपको टीवी स्टेशन नहीं बनाना पड़ता। जबकि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जब टीवी शुरू हुआ था, बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और बड़े बड़े कैमरे हैं, बड़ी बड़ी रीलें हैं। उनकी रीलों के वो इतने इतने बड़े रील थे वो जो चलती थी। फिल्मों में आप देखेंगे पीछे स्क्रीन के जनाब फिल्में चल रही, रील चल रही। लेकिन आज आप घर में बैठे एक कमरे में सब कुछ कर रहे हैं, अपना स्टूडियो बना लिया, टीवी बना लिया। और क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रांग और क्लोज ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली आपने वेव को दरियाफ्त किया, ईजाद नहीं किया, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। जब पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो चीज़ आपको, वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ईजाद की। आप उसके सिर्फ इंकशाफ करने वाले होते हैं, ईजाद करने वाले नहीं होते। यहाँ तक अब देखें ना, जानवर भी अल्लाह ताला ने कैसे कैसे बनाए, अकल दंग रह जाती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, 4 पाए वाले हैं, आपकी बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, गाय है, काऊ है। फिर ऊँट देखें आप कि ऊँट के उन्होंने एक टांग में 2 घुटने बना दिए, बाकी सब टांगों में एक एक घुटना है, इसकी टांग में 2 घुटने बना दिए। क्योंकि इसने बैठना है तो ऊपर सवारी करनी है, तो कैसे बैठेगा? वो इतनी बड़ी टांग को कैसे फोल्ड करेगा? उसकी टांग को 3 तह में बना दिया। उसके अंदर एक फिक्स निज़ाम रख दिया कि आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपने पानी नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, तो उसको ऊंचा बना दिया कि वो दरख्तों से पत्ते तोड़े और खाए। उसका कद इतना कर दिया, उसके अंदर पानी का ज़ख़ीरा इतना कर दिया कि वो एक दफ़ा पानी पिए, अंदर स्टोर कर ले, तो उसमें 7 से 15 दिन तक वो पानी स्टोर रहता है। वो सफ़र कर रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अगर 15 दिन तक स्टोर करता है
तो वो मदीना शरीफ से मक्का तक जाए तो वो पानी स्टोर रहेगा। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई जो पहले इसका सबूत नहीं था, पहले किसी ने बनाई नहीं थी, पहले कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं थी जो अल्लाह ने बनाई। तो इस लिहाज पे अल्लाह अलबदियो कहलाया, और अलबदियो कहने से जब इसका जिक्र करेंगे तो इसकी अफादियत ज़रूर मिलेगी। जैसे हर शिफ्ट में आप करें, आप हर महीने हर 15 दिन में एक नाम ले लें और उसके विरुद्ध क्या करें। क्वांटिटी की कोई मकदार नहीं, दिल से दिमाग से बिल्कुल सीरियस होके आप बैठ के जब जिक्र करेंगे तो वो खासियत आप में आएगी। अलबदियो वाली आप में क्या खासियत आएगी कि आप भी कुछ इंकशाफ करने वाले बन जाएंगे। आपके जहन में कोई ऐसी दवाई आ जाएगी, कोई ऐसी फार्मूलेशन आ जाएगी कि आप सोचेंगे यार ये दवाई तो इस फार्मूले से ऐसी मिलती है, ये कैल्केरिया आयोडाइड तो अगर हम इसको काली आयोडाइड से मिला दें, इसको ब्राइटा आयोडाइड से मिला दें, फिर आपके जहन में जब आप ये जिक्र करेंगे तो ब्राइटा आयोडाइड भी रहेगी, क्लियर आयोडाइड भी रहेगी, आयोडम भी रहेगी, कैल्केरिया कार्ब भी रहेगी। और जब सारे कार्ब देखेंगे, सारे आयोडाइड देखेंगे और आपके जहन में आके हो सकता है इससे ये चीज़ बने, ये चीज़ बने, जब आपके जहन में ये चारों दवाइयों के होंगे फिर आप सोचेंगे इसको ऐसा बना के शायद कोई नई दवाई बन सके, तो एक इंसाफ कर सकते हैं, दवाइयाँ बन सकती हैं, बिल्कुल ऐसा है। तो जब इसका जिक्र करेंगे आप अलबदियों का तो एक महीने में आपको खुद ब खुद फ़र्क, लेकिन शर्त यह है कि आप बिल्कुल सुकून से बैठें, या सुकून से जा रहे हैं उस वक्त 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके दिल में ख्याल ना हो तो सिर्फ अलबदियों का हो। तो फिर आप देखें कि अल्लाह ताला कहता है कि बास स्टेजेस पे मैं बंदा मेरे रंग में रंगा जाता है, बास स्टेज ऐसी आती है कि बंदा अल्लाह के रंग में रंगा जाता है, क्योंकि अल्लाह ने इसको अपना असिस्टेंट बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया। तो ये फिर इजाज़ ऐसे करता है कि इंकशाफ करता है, नई नई चीज़ें इंकशाफ करता है। तो आप भी कर सकते हैं, आप इसका जिक्र करें। यहाँ तक कोई अगर सवाल हो किसी का तो वो कर सकता है, बता सकता है। इसमें हो सकता है मैं कोई मालम नहीं, मैं कोई मुफक्कर नहीं, मैं कोई मुफक्कर इस्लाम नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं, जो 2 बातें मेरे जहन में होती हैं मैं चाहता हूँ कि वो आगे बता दी जाए, क्योंकि जिस मीटिंग में, जिस महफिल में अल्लाह का रसूल का नाम नहीं होगा वो बाबरकत महफिल नहीं होती और ना हो सकती है। यहाँ तक किसी के भी जहन में कुछ सवाल हो तो मुझे कर सकता है। अब हम आगे से, हाँ जी कह रहे हैं इसको या बदियो भी पढ़ा जा सकता है जी, या भी दोनों पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अल्लाह भी कह सकते हैं या अल्लाह भी कह सकते हैं, आपके सामने मोहम्मद भी कह सकते हैं या मोहम्मद भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम अपना जो हमारा टॉपिक एक माइंड सिम्टम रूब्रिक का होता है उस पर चलते हैं। आज का जो रूब्रिक है क्वाइट वांट्स टू बी। क्वाइट वांट्स टू बी, खामोश रहना चाहता है, कहता मुझे तंग ना किया जाए, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मुझे छेड़ा ना जाए। ऐसे पेशेंट आपके पास बहुत आते हैं, आपके घर में पेशेंट होते हैं, जो चाहते हैं कि बस मैं खामोश रहूं। और वो ज़हनी तौर पे ये नहीं कि वो बिल्कुल ही ज़हनी तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे, बड़े स्ट्रांग होते हैं, अपने फील्ड में बड़े लायक होंगे, ज़हीन होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, अच्छी जॉब पे हो सकते हैं, थोड़ी सी लो जॉब पे भी हो सकते हैं, लेकिन क्वाइट वांट्स टू बी, तो चाहते हैं कि हमें छेड़ा ना जाए। ये अब देखे छेड़ा ना जाए ये क्या चीज़ आ गई, कैसे रूब्रिक बन गया, कैसे हो गया कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे आए हुए हैं डॉक्टर के पास, वो बोलेंगे नहीं पहले। कई कुछ मरीज एंटर होते हैं, आते सारे अस्सलाम वालेकुम, अभी बैठते नहीं हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मुझे फलां हो गया, मुझे गैस हो गई, मुझे डकार आ गए। साथ प्रैक्टिकल भी करना शुरू कर देते हैं, अगर उनको डिप्रेशन का शिकायत है डकार भी 1-2 मार देंगे
कि जी मुझे बता रहे हैं साथ जनाब, प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे बड़े अदब से आके बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब तक आप उनसे कुछ पूछेंगे नहीं वो नहीं बोलेंगे। उनके जहन में स्टे है, रेस्ट है, तहम्मुल है, और वो चाहते हैं कि हम खुद ना कुछ कहें, हमें कुछ दूसरा कहे। मैं खामोश रहना चाहता हूँ। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है, कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे, वो कहेंगे ये आप खुद बताएं ना हमारी नब्ज देख के। वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ भी ऐसे हैं कि अपनी मिसिस के साथ आए हैं, मिसिस बता रही है, वो चुप करके बैठा और आंखें बंद करके बैठा, बोल ही रहा, और बार बार मिसिस कह भी उसकी तरफ देख भी रही है कि ऐसा ऐसा, फिर भी चुप है। मिसिस अपने बच्चे की दवाई ले रही है, उसकी कंप्लेंट बता रही है, साथ हस्बैंड की तरफ देख रही है कि हाँ जी मैं ठीक कह रही हूँ, ऐसे ही है ऐसे ही है। हस्बैंड को पता ही नहीं, हस्बैंड आके बस क्वाइट वांट्स टू बी, कि मुझे मत छेड़ो मैं बैठा हूँ। मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल पर उनको पता ही नहीं है कि मेरी बीवी क्या बता रही है, मेरी माँ क्या बता रही है, मुझे साथ लेके आई है, मैं इनकी देखो बीमारी क्या है, डॉक्टर क्या कह रहा है, उनको कोई पता नहीं। वो क्वाइट वांट टू बी है कि बस मैं चुप करके बैठूंगा अभी। और ऐसे बंदे जब घर में भी होते हैं, दफ्तर से आए चुप करके बैठे होंगे, उनकी सोशल एक्टिविटी कोई नहीं होती, वो पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी शाम अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने टीवी लॉन में गुजार देते हैं। क्वाइट वांट टू बी, कि मैं बस चुप करके बैठा हूँ, अपना काम करता हूँ। उनके दिमाग में ये चीज़ उनको सबकॉन्शियस में चली जा चुकी होती है कि बस मैंने चुप रहना है, मैंने हिस्सा नहीं लेना, मैंने जाना नहीं है, मैंने नॉन सोशल रहना है, और मैंने किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। और वो इतनी ज़्यादा जब उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में सरायत कर जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, तो फिर उनका माइंड ग्रोथ माइंड नहीं रहता, फिक्स्ड माइंड बन जाता है। और जब फिक्स्ड माइंड बनता है तो ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कब ऐसा भी जाएगा आपके, आप देखेंगे बच्चे हैं, माँ बीमारी बता रही है, बच्चा कोने में बैठा है, सुन नहीं रहा, उसको पता ही नहीं, बड़ा बच्चा भी है, वो खामोशी से बैठा है। और बाद बच्चे आते हैं, वो पूरे क्लिनिक को डिस्टर्ब कर लेते हैं 1 मिनट में। इधर आए, उधर से शीशी पकड़ी, उधर से फूल पकड़ा, उधर से जनाब सोफा खींचा, उधर से कुर्सी खींची, और बाद बच्चे चुप करके के बैठे हैं, उन्हीं की दवाई ले रहे हैं। डॉक्टर उनसे पूछ रहा है, वो क्वाइट वांट टू बी, माँ पूछ रही है क्वाइट वांट टू बी, आगे जवाब नहीं दे रहे, चुप करके बैठे। आप उनको ब्राटाकार का बच्चा समझ लेते हैं, हालांकि वो ब्राटाकार का नहीं होता। आप उन्हें पल्स का बच्चा समझ लेंगे, वो पल्स का नहीं होंगे। आप साइना का बच्चा समझ लेंगे, वो साइना का बच्चा नहीं होंगे। जब पूछेंगे ये दिमागी तौर पे पिक कैसे करते हैं, बात पढ़ाई में कैसे करें, बहुत A1। लेकिन वो चाहते नहीं हमें कोई बुलाए, वो एक किस्म की अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन अपनी दुनिया के रहने वाले फिर कुछ और पेशेंट भी होते हैं जो कि फिर अपनी दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया से बाहर नहीं निकलते। उनको फिर उस दुनिया से निकालने के लिए हमारे पास RMAT होता है। उन लोगों को जो अपनी दुनिया में रहते हैं, फिर उनके लिए हमें ओपियम इस्तेमाल करनी पड़ती है, RMAT इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये हमारी ग्रोथ रेमेडीज भी हैं, आपके दिमाग के सेल्स को इन्हेंस करती हैं और एक्टिवेट करती हैं शुरू से लेकर आखिर तक। वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, सांस ठीक नहीं ले रहा, तो आप उसको ओपियम देते हैं, वहीं पे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्वाइट वांट्स टू बी में आप देखें कि आदमी सुस्त रहेगा। अगर कहीं गाड़ी पे गया है तो गाड़ी में बैठा है, बच्चों को कह दिया आप जाओ जाके शॉपिंग करो, बीवी को कह दिया आप शॉपिंग करो, खुद बैठा हुआ है गाड़ी। अगर चला भी गया किसी बाजार में, किसी शॉपिंग मॉल, किसी दुकान में, फौरन जाके देखेगा कहीं जगह है तो मैं बैठ जाऊं। मोबाइल तो आज हुए हैं ना, मोबाइल से पहले वो चुप करके बैठे होते थे, आज उनको एक बहाना मिल गया, मोबाइल मिल गया, और मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा मरीज अगर आपके पास आता है कि जो आते साथ शुरू नहीं करता, बात नहीं करता, सुस्त रहता है, कहीं जाता नहीं है, नॉन सोशल है, उसकी सोशल एक्टिविटीज नहीं है, तो आप उनको एलर्जी है, नजला, जुकाम, खांसी, आप दवाइयाँ दे रहे हैं जनाब, ट्यूबर दे रहे हैं, क्वारसेनिक दे रहे हैं, डल्कामारा दे रहे हैं, लेक्सिस दे, ब्रोमियम दे रहे हैं, सुबाडेला दे रहे हैं, फर्क पड़ के फिर वैसे हो रहा है, फर्क पड़ के फिर वैसे हो रहा है, फर्क पड़ के फिर हो रहा है,
एंटीमियाज भी दे दिया आपने, लेकिन अगर पता चला कि ये तो क्वाइट्स 1-2 भी है, तो फिर इसकी दो दवाइयाँ हैं, एक ब्रायोनिया और एक जर्सीनियम। ब्रायोनिया में आप देखें, जर्सीनियम देखें कि उसमें सुस्ती होती है और स्लो एक्शन होते हैं, वो काम नहीं करते, अगर वो थोड़ा सा भी काम करे तो अनईजी हो जाते हैं। जर्सीनियम वाला उठ नहीं चाहता अपने बेड से, अपने ऑफिस से, अपनी कुर्सी से, वो चाहता है उसको पानी भी खुद जहाँ पे मिले, उसको जनाब टावल भी जहाँ मिले, उसको खाना भी टेबल पे मिले। ब्रायोनिया वाला उठता है तो उठ के दिल नहीं करता, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस में है कि बस बैठे रहो, आराम से लेटे रहो, और जब उठेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा? उसको दर्दें शुरू हो जाएंगी, चल नहीं सकेगा, और फिर उसको सांस फूलेगा, फिर एग्जर्ट करेगा तो उसके जिस्म के जोड़ों में दर्द होगा। तो अगर आप ऐसे मरीज को, जो कि आपके पास दमे का मरीज आया है, एलर्जी का आया है, आपके पास आपके गैस्ट्रेलजिया का पेशेंट आया, आपके पास डिप्रेशन का मरीज आ गया है, और डिप्रेशन के मरीज भी अगर क्वाइट्स 1-2 भी हैं, तो उनको आप ये एक डोज देंगे तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैंने जलसीमियम देने से बहुत से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है कि जब वो अगली दफ़ा आए तो उनका जब एक्टिव हो गए। इसकी जलसीमियम के एक लफ्ज़ लिखा है लेसीट्यूड। एक होता है सुस्त, एक होता है आइडल, एक होता है नाताकती, जो हिम्मत ही नहीं है, काहली है, लेकिन इसमें लेसीट्यूड है। लेसीट्यूड का मतलब है कि बस काम ही नहीं करना, चुप करके लटक के बैठ जाना। हर चीज चाहता है कि मुझे बेड पे मिले, और इसका पेशेंट जो होगा आके लेटा है तो पानी भी लेटे लेटे पिएगा, सेहतमंद होते हुए भी, कि दिल करता है बस मैं उठ ही ना पानी पीऊं, कि मुझे कोई बुलाए ना। ब्रायोनिया का एग्जर्ट नहीं करेगा, कि जलसीमियम का पेशेंट को जब कोई बाहर आएगा तो उठ के जरूर जाएगा, उसको वॉशरूम की आदत होगी, उठ के जरूर जाएगा। ब्रायोनिया का पेशेंट कोशिश करेगा कि बाहर भी मैं ना जाऊं, वॉशरूम भी ना जाऊं, उसको डिले करेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पानी नहीं पिएगा, उसको प्यास ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, कुछ की हो जाएगी। तो अब इन चीजों का पेशेंट कोई भी हो आपके पास, अगर माइग्रेन का पेशेंट आ गया है, आपके पास सियाटिक का पेशेंट आ गया, आप वेरी गुड सिलेक्टिव मेडिसिन दे रहे हैं, टू दी पॉइंट दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन देखिए फर्क पड़ता है, लेकिन फिर उसको कुछ हो जाता है, फर्क पड़ता है, फिर कुछ हो जाता है। आप जब इन दो में से कोई दवाई देंगे जो इसकी बन रही है, ब्रायोनिया ये है, ऐसे दूसरे दर्जे पे आरामेड भी आती है, ओपियम भी आती है, लेकिन जब ये देंगे तो अगले हफ्ते वो आपको कहेगा कि मेरी सारी एक्टिविटीज पहले से ठीक हो गई। उसकी बीमारियां भी फिर कहती हैं क्वाइट्स 1-2 भी, बीमारी भी लगी रहे साथ, ठीक है, दिमाग में ये चीज आ गई, ठीक है। उससे अगर आम बंदा बुखार में तीसरे दिन उठता है, तो जलसीमियम का मरीज चौथे दिन उठेगा, 10वें दिन उठेगा जाके, ब्रायोनिया का मरीज देर से उठेगा। तो जब आप किसी भी, आपके पास आर्थराइटिस का पेशेंट आ जाता है, जोड़ों का दर्द है, आपके पास कोई पेशेंट आ गया, उसके यूट्रस में फिब्राइड बना हुआ है, कोई मास बना हुआ है, लेकिन वो आप देखें कि सारे मरीज तो नहीं ठीक हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अपने माइंड की वजह से वो रह रहे होते हैं, और जैसे ही आप माइंड की मेडिसिन देते हैं वो बड़ी जल्दी करेक्ट होना शुरू हो जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा, मैं वैसे भी बताता रहता हूँ कि औरतों में मैक्सिमम आप देखें तो उनकी बाकी जो बीमारियों की जो दवाई बन रही है वो तो बन रही है, लेकिन प्लाटिनम, स्टाफिसेग्रिया, सिपिया, एपिस, ये उनकी टॉप की दवाइयाँ जा रही हैं। आजकल के ज़माने में स्टाफिसेग्रिया है, सिपिया है, एपिस है, और लैक्सिस है। तो आप उसको दे रहे हैं उनके मेंसिस की, उनको मेनोरेजिया की दे रहे हैं, मेट्रोरेजिया की दे रहे हैं, लिकोरिया की दे रहे हैं। आप हैरान हैं कि लिकोरिया की 100% दवाई लिखी हुई है, काम क्यों नहीं कर रही? मैं सिम्टम के मुताबिक दे रहा हूँ, काम नहीं कर रही। मेंसिस की ब्लीडिंग सिम्टम के मुताबिक दे रहा हूँ, काम नहीं कर रही। आप उसके माइंड पे तो गए नहीं। आप माइंड पे जाए तो माइंड पे हो सकता है क्विक्स 1-2 भी निकल आए। जब क्विक्स 1-2 निकलेगा तो समझे अगर माइंड उसका अरेस्टेड हुआ हुआ है, माइंड उसका स्लो हुआ हुआ है, माइंड उसका आइडियल हुआ हुआ है,
माइंड उसका लेसीट्यूड है, तो जहाँ जहाँ अंदर कोई ऑर्गन है वो भी लेसीट्यूड हो चुका है। और वो जब लेसीट्यूड हुआ है उस पर वायरल अटैक हुआ है, बैक्टीरियल अटैक हुआ है, पैरासाइटल अटैक हुआ है, उसको कोई अटैक हुआ है, तो उसका जो अपना सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम है वो भी क्वाइट वांट टू भी हो चुका है और वो भी स्लो स्लो एक्शन कर रहा है। और जब उसको हम मेडिसिन देते हैं वो सिस्टम को उठाता है। आप देखिए जलसीमियम कैसी है, अगर बच्चा पैदा ना हो, कह रहे हैं जी पैदाइश नहीं हो रही, डिले होगी, आप जलसीमियम देते हैं तो फौरन पैदाइश हो जाती है, फौरन यूट्रस का मुंह खुलता है, पैदाइश ईजी हो जाती है। दिमाग में उसके लेसीट्यूड था उस औरत के, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पार्टिकुलेशन, उस एरिया में भी वो चीज़ ऐसे लेसीट्यूड है कि जिस टाइम में वहां पे पेन्स होनी चाहिए, पेन स्लो हो रही है, पेन नहीं हो रही। डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन करना है, इधर किसी ने जलसीमियम दे दी तो घंटे में डिलीवरी हो जाती। जिस ऑर्गन में भी है, अगर उसके दिमाग में है क्वाइट्स वांट टू बी, तो वही चीज़ उसके हर ऑर्गन में पहुंच चुकी है, उसकी हर जेस्चर में पहुंच चुकी है। वो बंदा आपको स्लो मोशन नजर आएगा, जलसीमियम वाला और ब्रायोनिया वाला आपको स्लो मोशन नजर आएगा। स्लो मोशन ओपियम में भी है, ओपियम का स्लो मोशन आपको चस्सी नजर आएगा, अफीमी नजर आएगा, कि जैसे वो होते हैं आंखें भी बंद हो रही हैं, चला भी नहीं जा रहा, लड़खड़ा के चल रहा है, लेकिन जसीमियम का चलेगा ठीक, स्लो में चलेगा, ब्राइल चलेगा, स्लो में चलेगा। हर चीज उसकी क्वाइट्स हो चुकी है, स्लो हो चुकी है, वो चाहती है रेस्ट करूं। रेस्ट उसके सबकॉन्शियस में दाखिल हो चुका है कि मैंने रेस्ट से जिंदगी गुजारनी है, रेस्ट करना है। उसको नौकरी दे दें, दो नौकरियां हैं, एक नौकरी आपने टेबल पे बैठना है सुबह से शाम तक, 10,000 तनख्वाह है। दूसरी नौकरी आपने मोटरसाइकिल पे पूरा दिन फिरना है, वो कहेगा मुझे 10,000 वाली कबूल है, मैं 20,000 नहीं लेता, क्योंकि क्वाइट्स वांट टू भी है, वो बैठेगा आराम से। और कितने ही बच्चों को जो सुस्त थे, कि उनकी माँ बताती है सुस्त बच्चा एक्टिव नहीं होता, जलसीमियम सीएम एक दी ठीक हो गया, ब्रेन दी ठीक हो गया। माइंड पे शुरू से अब जोर दे रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल से ज्यादा माइंड पे नजर रखी हुई है, माइंड के सिम्टम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसके रिजल्ट हमें बड़े अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन शुरू में भी हम दे रहे थे, लेकिन शुरू में भी ये दवाइयां तो काम करती थी। इसलिए आप जब भी देखें कि वो ऐसा मरीज है जो सुस्तुल वजूद है, वो सुस्त कहलाता है, आइडल कहलाता है, लेसीट्यूड है, और उसको इलाज करने से पहले या फर्क नहीं पड़ा तो जलसीमियम एक आधाई दें और बराई दें। कईयों को तो फौरी तौर पे इफेक्ट करती है, लेकिन कईयों को आपको बार बार देनी पड़ती है, जाके हफ्ते में 10 दिन बाद पता चलता है कि हाँ वो एक्टिव हो गए। मुख्तलिफ पेशेंट की अपनी एक फिजिक बनी हुई है, अपनी ससेप्टिबिलिटी है, वो जिस तरह दवाई का असर कोई जल्दी कबूल करता है, कोई देर से कबूल करता है, लेकिन होता ठीक है, हो जा ठीक है, हो जाता है। और अगर आप उनको सिर्फ ये देंगे, चाहे उनको बीमारी कोई भी है, आपने पहले दवाइयाँ दे दी, रस्टाक दे दी, स्पोज आर्सेनिक दे दी, ब्रायोनिक कैल्शियम दे दी, माइग्रेन के लिए आपने स्पाइजिलिया दे दी, आपने चंगोनेरिया दे दी, वायरस पर दे दी, वो ठीक होते हैं, फिर हो जाता है, ठीक होते हैं, वो फिर हो जाता है। लेकिन जब आपने देखा कि इनको तो ज़रूरत है ब्रायोनिया या जलसीमियम की, वो 1-2 पोटेशियम हाई देंगे, तो फिर कोई दवाई भी रिपीट ना करें, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनके वो ऑर्गन, उनके वो टिश्यू, उनके वो सिस्टम, वो भी क्वाइट वो हुए काइट 2, और वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें खुद एक्टिविटी आती है और ताकत बढ़ जाती है। कोई सवाल जी? यहाँ तक कोई भी? जी सर जैसे तो थोड़ा सा पढ़ा जाए उससे समझते हैं कि जैसे ब्रायोनिया जो है वो आप समझे फिजिकली उसमें ताकत नहीं होती, या यानी उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि वो मूवमेंट करे, या हम ये जलसीमियम को कहें कि ये आया ऐसे है कि इसके नर्वस सिस्टम में जान नहीं होती कि वो जिसम को मूव करवा सके, इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। पहले तो इसी तरीके से देखेंगे ना कि जब हम देखते थे कि ब्रायोनिया का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा हेल्दी भी होता है। हेल्दी इसलिए होता है कि इसके जितनी आपकी टिश्यूज हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, जितने टिश्यूज हैं, जितने इसके मसल्स हैं,
जितनी इसके बारीक टिश्यू हैं उनमें हो सकता है पानी भी इकट्ठा हुआ हो। जितने स्पीशियस टिश्यू हैं, स्पीशियस ग्लैंड हैं, उनमें पानी आ जाएगा। स्किन के नीचे सेलुलेटर है, सेलुलाइटिस है, में पानी आएगा तो उस वजह से भी वो स्लो हो जाता है। जबकि जलसीमियम में उसके अपना जो ऑर्गन है, अपनी स्किन है, अपने कोई सेल्स हैं, वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं और वो लेसिट्यूड हो जाता है, उनके साइज में सिकुड़ जाएगा। जलसीमियम का बच्चा छोटे कद का होगा, पतला होगा, कमजोर होगा। ब्रायोनिया का बच्चा थोड़ा मोटा होगा, कद में लंबा होगा। जी हाँ, इस कदर है कि वो कहता है मैं बेड पे, मैंने कहा ना ये दोनों मरीज कहेंगे बेड पे मुझे पानी मिल जाओ, लेटे लेटे पानी पी लेते हैं। एक तो है ना कमर दर्द है, उठ नहीं सकते, या सर दर्द हो रहा है, या टेम्परेचर है, वो ठीक ठाक हटे कटे दफ्तर से आके लेटे हैं तो लेटे लेटे भी पानी भी पिए कि अब मैं उठना नहीं। और इसका आप ये देखें, क्वाइट्स वांट्स टू बी, कि एक तो क्वाइट्स और चाहता भी यही है कि मैं ऐसा बनूं। एक सिर्फ क्वाइट्स है, खामोश रहना, उसकी दवाइयां और हैं। ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, कि पूरे जिस्म की बात कर रहा है, कि पूरा जिस्म चाहता है, क्वाइट्स वांट्स टू बी, कि मैं चुप रहूं, मुझे कोई ना बोले, मुझे कोई हरकत भी ना करे। सर अगर नाल माइंडेड हो तो फिर हम ब्राइटा की तरफ जाएंगे, मेरी वाली कंडीशन। देखिए, अगर ब्राइटा की तरफ तब जाएंगे कि बच्चा पिक नहीं कर रहा, समझ नहीं है कर रहा, ठीक है, और उसमें टिमिडिटी आ गई है, उसमें पीविशनेस आ गई है, थोड़ी सी शाइनेस है, तो फिर आप ब्राइटा की तरफ जरूर जाएंगे। लेकिन ब्राइटा वाला बच्चा उठता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन जब किसी आदमी के आगे जाएगा, नए आदमी के साथ, उससे शर्माएगा। लेकिन जलसीमा का बच्चा उठेगा नहीं, खेले कूदेगा नहीं, सुस्त रहेगा। जी, वो ब्राटा कार है, कोई आ गया ना कि नया बंदा, उसको नहीं मिलेगा। एवर्जन टू कंपनी में आप देखें कि सीपिया भी है, नेट्रोम्योर भी है, कि आप फंक्शन में नहीं जाते। अजेंडम नेट्रिकम सबसे बड़ी दवाई है, कि आप फंक्शन में नहीं जा रहे, शादी हाल में नहीं जा रहे, किसी बाजार में नहीं जा रहे, हर किस्म की कंपनी को नापसंद कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसके अल्फाज पे गौर करें कि एक तो लिखा है क्वाइट, फिर वांट्स टू बी, चाहते ही है। क्वाइट एक अलग लफ्ज भी है, वांट्स टू बी, चाहते ही है। बस उसके दिमाग में ये आ गया कि मैंने तरक्की नहीं करनी, मैंने पूरी उम्र क्लर्क ही रहना है, मैंने पूरी उम्र 4 मरीज ही देखने हैं। मैंने कई मरीज देखे, सारी डॉक्टर देखे, अपने भी फील्ड में, दूसरे फील्ड में भी। जैसे वो आके बैठे, चुप करके बैठे, सो जैसे उनके पास आज का खर्चा पूरा हुआ, 500,000 इकट्ठा हुआ, शटर नीचे किया, उठ के घर जाके लेट गए। आगे पढ़ना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं करना, बस ये खर्चा पूरा, टाइम पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे भी मरीज हैं कि 6 बजे उन्होंने 4 से 8 बजे बैठना है, 7 बजे देखना शुरू करते हैं, 8 बजे तो मैं उठ जाऊँ जाके सो, यहाँ मैं लेट नहीं सकता हूँ। अभी घंटा पूरा पड़ा और देख ले 8 बजे तो मैं जाके सो। और खुशकिस्मती से मरीज ज्यादा भी आ गए तो उसके जहन में ये नहीं है कि आज मैं 9 बजा दूंगा, 10 नहीं, मैं किसी तरीके से 8 बजे खत्म करूँ और मैं जाऊँ। वो चाहते ही है कि मैं जाके सो जाऊँ, लेट जाऊँ, क्वाइट स्लो। जी, उसमें भी आता है। देखिए, वो है, उसमें वो एक्टिविटीज में हिस्सा लेगा, ठीक है, लेकिन उसको लव विद द बेड हो जाता है। तो लिखा हुआ है लव विद द बेड, मैंगेनम एसिटिकम, कि वो मरीज चाहता है कि बस बेड और मैं हूं। वो लेट के पानी नहीं पिएगा, वो गप्पे लगाएगा, बातें करेगा, रौनक लगाई रखेगा, लेकिन बेड नहीं छोड़ेगा। मेहमान भी आ गए, ड्राइंग रूम से उठा के बेड पे ले आएगा, इधर आ जाओ यार, मेरे बेडरूम में आओ, अपने बेड को नहीं छोड़ेगा। उस पर लिखा है लव टू हिज बेड। कितना अच्छा जुमला है कि अपने बिस्तर से मोहब्बत होगी उसको। तो हमारे तो फिर आपके देखिए ना, प्रिसाइजली आप इनको चेक करेंगे और फिर दवाई निकलेगी और मिलेगी, दवाई ठीक हो। और बाज़ का हमारी वैसी दवाइयाँ भी चल जाती हैं,
हमें सिम्टम याद है, हमें माइंड की सिम्टम नहीं पता, लेकिन उसकी वो माइंड की बन रही है तो वो मरीज ठीक भी हो जाता है। फिर हम हैरान होते हैं कि यार ये मरीज तो ठीक हो गया, फिर हम सोचते हैं वाकई ठीक हो गया। और कोई सवाल जी? अभी हम फिर चलते हैं अपने सब्जेक्ट से पहले कि नाइट्रिक एसिड से एक पहले छोटी सी दवाई है निकोलियम मेट, इस्तेमाल कोई नहीं करता, बहुत कम होती है। मैंने 1-2 केसेस में किए थे, फिर कई केसेस में शुरू कर दिया और मुझे इसने अच्छा रिजल्ट दिया। तो अब ज़्यादातर ये जो इस्तेमाल करता हूँ मैं, इसमें हिचकी ना ख़त्म होने वाली हिचकी में आप देखें लक्सवामिका भी देते हैं, आप जिंसिक भी देते हैं, आप मैकफास भी देते हैं, आप हायोसैमस भी देते हैं, लेकिन ये जब मैंने स्टडी की काफ़ी अर्सा पहले, ये दवाई निकली तो फिर मैंने दी और मरीज इससे ठीक भी हुए। किसी किस्म की ये हिकअप में बड़ा अच्छा काम करती है और बहुत बेहतरीन। उसकी एक और सिम्टम ये है कि एम्प्टी स्टोमक फीलिंग, कि मैदा बिल्कुल खाली है। अब जैसे देखें मैदा खाली है, ये एनाकार्डियम में भी है, चैलिडोनियम में भी है, सीपिया में भी है, इग्नेशिया में भी है, पेट्रोलियम में भी है, और बहुत सारी दवाइयों में है कि मैदा खाली, फीलिंग ऑफ मैदा खाली, एम्प्टीनेस। लेकिन इसकी जो अलग इसको अलहदा करती है, इसको जो प्रिसाइज करती है कि फिर फूड खाता भी नहीं है, इसको मज़ा आता है खाली हो तो, मतलब कोई तकलीफ नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई सांस नहीं, कोई डकार नहीं, खाली है, बस फूड खाना भी नहीं। जबकि एनाकार्डी में आपको फूड खाना पड़ेगा, इग्नेशिया में आपको फूड खाना पड़ेगा, पेट्रोलियम में आपको फूड खाना पड़ेगा। तो ये निकोलमेट जो है ये आप दें, ये अच्छा काम करेगी इंशाल्लाह। तब हमारी जो मेडिसिन है इसको एसिड नाइट्रिक भी लिखते हैं और नाइट्रिक एसिड भी लिखते हैं। और नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड हम अब पहले भी देखे कि कई दफ़ा जिक्र हुआ है कि जितने एसिड हैं ये कमज़ोरियों के लिए बहुत बेहतरीन काम करती हैं। मरीज़ के अंदर कमज़ोरी सबसे पहले इसकी सिम्टम होती है कि वीकनेस का एहसास, और ये जब एसिड इस्तेमाल करते हैं किसी तरीके से, एसिड चाहे आपके ऊपर गिर जाए, आपकी स्किन भी जला देते हैं। कई एसिड ऐसे हैं कि गिरते हैं, स्किन नहीं जलाते, वो नीचे सरायत करके आपके ब्लड कैपिलरीज को नुकसान करते हैं। कई एसिड ऐसे हैं कि उनकी जो फ्यूमिंग है उसी से बंदा मर जाता है। स्प्रे किया हुआ है, उसमें कोई एसिड था ऐसे, और आप उस कमरे में गए, आप सेंसिटिव हैं, आप थोड़ी देर रहे, आप जनाब डेथ भी होगी, आपकी बेहोश भी होगा। जिस तरह जहर हमारे हैं स्नेक्स पॉइजन, वो भी काम करते हैं कि जब वो आपको जहर मिलता है किसी सांप के कांटे का, तो कई ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, कई ब्लड को थिन कर देते हैं और उसको ब्लड बहना शुरू हो जाता है। कोई ऐसे स्नेक पॉइजन है कि बंदा एकदम बेहोश हो जाएगा, कोई ऐसे कि बेहोश नहीं होगा लेकिन उसको सराहत हो जाएगी, बेड पे पड़ जाएगा। तो जो पॉइजन्स हैं उसमें वीकनेस इतनी नहीं होगी, इसका पेशेंट आपको वीकनेस मिलेगा। कभी दिमागी वीकनेस है, कभी हड्डियों की कमज़ोरी है, कभी जनाब उसको मसल्स की कमज़ोरी है, कभी न्यूरोस्थेनिया है, कभी क्या है, कभी क्या है। तो सारे जो एसिड हैं इनमें कमज़ोरी मिलती है। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड आप ये देखिए कि बहुत और से भी एसिड, जैसे फास्फोरिक एसिड है, बड़ी अच्छी बहुत बड़ी दवाई है, वो काम करने वाली है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड भी बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन ये इस्तेमाल कम होती है, इसको कम इस्तेमाल
किया गया है। हालांकि ये बहुत अच्छी दवाई है अपने सिम्टम में। अब कम क्यों इस्तेमाल किया गया? हालांकि ये ऐसी दवाई है कि इसमें तीनों मियाज में, सोरा भी कवर करती है, साइकोसिस भी करती है, सिफिलिस भी कवर करती है। ये तो हम आंखें बंद करके भी दे सकते हैं। बाकी ऐसी भी और दवाइयाँ हैं जो तीन का चौथा मियाज, टीबी भी कवर करती है, जैसे एक्सरे है आपकी, रेडियम है, या आपके चार चार मियाज कवर करती है। लेकिन ये आपके तीनों मियाज भी कवर करती है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस को। तो जहाँ पे कुछ सिम्टम है हम इसकी दे सकते हैं। लेकिन माइंड के बगैर वैसे तो हम दवाइयाँ देते रहते हैं, आपको पता है दवाइयाँ काम भी करती हैं, लेकिन वैसे ही काम करेगी जैसे एक पेन किलर वक्ती तौर पे पेन हटाती है, पेन फिर हो जाता है। तो विदाउट माइंड इसको हम जब देखेंगे, जैसे इसकी पेशाब में स्मेल होती है, इसमें जलन है, इसमें और चीज़ें हैं, जब माइंड को नहीं देखेंगे तो वक्ती तौर पे तो वो काम करेगी, जलन ठीक होगी, लेकिन फिर वो बीमारी दोबारा रिपीट कर आएगी। तो इसलिए हमें हर चीज़ का माइंड देखना पड़ता है। अब इसका जो माइंड अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा होपलेस होता है। जैसे होपलेस आप देखें कि सोलाइनम में बहुत होपलेस है, आरएम मेट में बहुत होपलेस है, आर्सेनिक में बहुत होपलेस है। इन तीनों बीमारी में होपलेस है और बड़ा अच्छा काम करती हैं। कभी आप देखें किसी भी पेशेंट, ओपीएम में होपलेस है कि अगर बंदा ऐसी बात कर रहा है कि बस जी मैंने तो ठीक ही नहीं होना, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा तो बच्चे ही नहीं हो रहा, इतने साल हो गए। आप उनको ओपीएम दे दें, रिजल्ट देख लें। आप उनको सोलाइनम दे दें, रिजल्ट देखें, अगली दफ़ा वो ये बात नहीं करेंगे। और अगर ख़ास तौर पे बीमारी से ठीक नहीं होना, जो इम्पेंडिंग बीमारियां हैं जो आने वाली हैं, जैसे अगर मुझे कैंसर हो गया तो मैं ठीक नहीं होना, अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैंने ठीक नहीं होना, उसके लिए कलकीरिया का सबसे बड़ी दवाई है कि इम्पेंडिंग डिजीज़ के लिए। लेकिन जो बीमारी एग्जिस्ट कर रहा है पेशेंट, जो उसको बीमारी मौजूद चल रही है, दमा है, जोड़ों का दर्द है, कोई आईबीएस है, कोई भी है, तो वो अगर ठीक नहीं हो रहा, मायूस है, तो फिर सोलाइनम और सैनक बड़ा अच्छा काम करेंगे। जो अपनी ही बीमारी के बारे में कहते हैं कि हमने ठीक नहीं होना, सोलाइनम, आर्सेनिक और कार्सिनोसिन देंगे तो उनको ये वहम निकल जाएगा कि इस बीमारी से मैंने ठीक नहीं होना, और वो फिर उनके ज़हन में आएगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एसिड डाइटिक में भी होपलेस पेशेंट होता है, बहुत ज़्यादा होपलेस है, हर तरह से होपलेस है। आरएम मेट का होपलेस भी है। आरएम मेट का होपलेस इतना होता है कि खुदकुशी करने पे आ जाता है। इसका होपलेस जो होता है, ये इरिटेट हो जाता है, ये शैतान बन जाता है, इसका दिमाग शैतानी हो जाता है, और ये फिर बदला लेने की सोचता है। ये बदला लेता है और बदला लेना चाहता है, हर हाल में लेना चाहता है। ये बदला लेगा और छोड़ेगा नहीं, विंडिक्टिव हो जाएगा कि मैंने इसको छोड़ना नहीं, जब भी मौका मिले मैंने इसका बदला लेना है, चाहे इसको मार दूं, चाहे इसको अखलाकी तौर पे बदला दूं, चाहे इसको किसी तरह मैं नुकसान पहुंचाऊं, इसने मेरे साथ किया है। तो ये इतना जब मजबूर हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, फिर इरिटेट भी हो जाता है और फिर बदला लेगा। आपके पास कई भी जाते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं जी इसको, मैं फलां कर दूंगा। आपके कई दोस्त होते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा जी। कई औरतें आप पूछें कि अगर आपको कोई कुछ कह दे तो आप ह्यूमिलेट हो जाती हैं, आप यहाँ बदला रखती हैं, आप बड़ी इंसल्ट फील करती हैं। कई कहती हैं हम तो जी बदला लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमने तो बदला लेना है। तो जहाँ बदला लेने वाली दवाई है, नक्सवामिका में भी लड़ाई मार बोला है, कैमोमिला वाला भी बदला लेता है, और ये वाला भी बदला प्रैक्टिकल लेता है। ये इजहार भी कर देता है, वो लोग इजहार बाद में करते हैं, ये पहले इजहार करता है कि मैंने बदला लेना है। तो ऐसे जब सिम्टम में आप दवाई देंगे तो आप देखें कि अगर माइंड की सिम्टम ये, अगर डिजीज कोई भी है, इसकी अपनी डिजीज हैं वो भी, और कई और भी हैं, ठीक हो जाती है। अब इसके सर में ऐसी फीलिंग होती है दर्द की, अमूमन दर्द को दबाने से आराम आता है, अमूमन कि इसका दर्द ऐसा है कि किसी ने ऐसे दबाया हुआ।
कैक्टस की तरह नहीं, कि शिकंजे में नहीं, कि नहीं आर्जेंटम की तरह नहीं कि मेरा सर बड़ा हो रहा है, मैं टोपी पहनूं, मैं कैप पहनूं, यूपेटोरियम की तरह नहीं कि जैसे लोहे की टोप पहना हुआ है। इसका ये होगा कि किसी ने ऐसे बांध दिया है सर को दुपट्टे से, वो दुपट्टा खुलेगा तो मैं ठीक हूँगा, दुपट्टे से तो बांधा नहीं, खुलेगा कैसे। फीलिंग यही है कि किसी ने बांध दिया है और वो गिरा खोलनी चाहिए, वो लूज होना चाहिए बेल्ट, वो नहीं हो रहा क्योंकि बेल्ट तो है नहीं, दुपट्टा तो है नहीं। फिर आप ऐसे नाइट्रिक की चंद डोजेज देंगे तो वो उस दुपट्टा की गार्ड खुलेगी और वो पीछे होगी घुटन और वो ठीक हो जाए। इसके साथ डिप्लोबिया की बड़ी अच्छी दवाई है। आंखों का सारी दो चीजें नजर आना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप देखें कि ऐसी सिम्टम है कि दो नजर आती हैं, तो उसकी हमारे वैसे तो बेहतरीन दवाइयाँ जलसीमियम है, बेलाडोना है, फाइजोस्टिग्मा है, ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं और मैंने बहुत से पेशेंट को दवाई दी है और कितने ही मरीज इससे ठीक हुए हैं, जबकि उनको MS डिक्लेयर कर दिया गया था और कह दिया गया था कि आप ठीक नहीं हो सकते। फिर जलसीमियम से, बेलाडोना से ठीक हुए हैं। और एसिडिक की भी दवाई ऐसी है कि अगर उसको नज़र आ रहा है दो तो ये भी वहाँ पे काम करती है। अब अगर आप इसके नीचे आ जाए नाक पे, नोज पे, तो नोज के अंदर अगर जख्म है तो वहां बड़ा अच्छा काम करेगी। और जो आउटलेट है जिस्म के आउटलेट, जैसे नाक का आउटलेट ये है, मुंह का आउटलेट ये है, आपके एनस का आउटलेट रेक्टम है, एनस है, पेशाब का आउटलेट आपका अगला सुराख है यूरिथ्रा का जिसको मीटस कहते हैं, उस आउटलेट पे अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो ये दवाई काम करेगी। और एक खास अलामत इसकी, एक मैंने माइंड की बताई, यानी आउटलेट की बताई, और स्मेल होगी, इसके कहीं भी इन्फेक्शन होगी उसमें स्मेल होगी। और मैंने कहा तीनों में आजमें काम करती है। अगर इसको सिफिलिस के निशान भी नज़र आ रहे हैं, आपके सोराइसिस की खारिश हो रही है, सोराइसिस की खारिश एनएस पे भी होती है, जिस्म पे भी होती है, मेडोरियम के वार्ड्स हैं, बस से वो निकल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें चुभन है तो ये दवाई फेल नहीं होती। जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, जिसको स्प्लिंटर कहते हैं, कि कोई नोक चुभ रही है, जैसे एस्कोलस हिप की नोक चुभती है आपके पाइल्स में, इसकी भी पाइल्स में भी चुभेगी और फिशर में भी चुभेगी। फिशर में भी ऐसा दर्द है कि जैसे कोई चीज़ चुभ रही है, हम वहाँ एस्कोलस हिप देते हैं, लेकिन एस्कोलस हिप की चुभन कम है, इसकी चुभन उससे ज़्यादा है। और वो ख़ास तौर पे अब देखें हमारी कैसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि एस्कोलस हिप में कहते हैं जैसे लकड़ी की नोक अंदर चुभ रही है, इसमें एक स्प्लिंटर है, स्प्लिंटर कहते हैं तेजदार नोक को, वो नेजे की भी हो सकती है, सुई की भी हो सकती है, कील की भी हो सकती है, किसी लकड़ी की भी हो सकती है। अगर ये फीलिंग है आपके पेशाब करते हुए जलन में भी, तो फिर ये काम करेगी। एनस पे अगर बवासीर है, उस बवासीर ब्लीडिंग में भी ये काम करती है, कॉन्स्टिपेशन में भी ये काम करती है, लेकिन अगर चुभन है तो उस बवासीर को वहीं पे खत्म करेगी। और फिर देखिए ये बवासीर के अलावा जगह वही है, फिशर में भी बड़ा अच्छा काम करेगी। अब बवासीर की हमारे पास और भी है, एस्कोलरशिप काम करती है, कैल्सिसोनिया काम करती है, आपकी नेगेंडम काम करती है, सल्फर करती है, नक्सोविका करती है, आर्सेनिक करती है, म्यूरेटिक एसिड करती है, रटानिया करती है, सैडम एक्रे करती है। ये कितनी दवाइयाँ काम करती है, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। लेकिन अगर कहीं पे चुभन आ गई है और चुभन है, जिस तरह एक स्प्लिंटर है, तो वहाँ एसिड नाइट्रिक काम करेगी, फिर रटानिया भी पीछे चली जाएगी, एस्कोलस भी पीछे चली, आर्सेनिक में चुभन होती है, ब्रायोनिया में चुभन होती है, एपिस में होती है, गैरिकस में होती है, काली कार में होती है। लेकिन इसकी चुभन ऐसी है कि जैसे कोई स्प्लिंटर अंदर चुभ रहा है, जैसे लोहे की बर्ची है या लोहे का कोई कोना है, बारीक नोक है, वो आपको तंग कर रही है। नाक में बता रहा था कि नाक में ऐसी ये करती है, तो नाक के अंदर बात कर आप देखें कि ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन कराते हैं DNS का या पोलिपेक्टमी कराते हैं, उसके बाद उनको यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, चुभन होती है अंदर, उस चुभन में ये बेहतरीन काम करती है। अगर नाक की ये जगह आपकी एक्जिमा है, जल गई है, दर्द कर रही है, वहाँ पे काम करेगी।
अगर आपके मुंह की ये जगह कॉर्नर ऑफ अराउंड द माउथ, ये जगह आपकी क्रैक हुई हुई है, तो एसिडनेटिक बड़ा अच्छा काम करती है। बाकी हमारी दवाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, और वो मज़े की बात है कि वो जब दवाई आप देते हैं वो मैदे को भी ठीक करती है, कब्ज़ को भी ठीक करती है, पूरी आपकी डाइजेस्टिव कैनाल को आपको ठीक करती है। एसिडनेटिक में यहाँ भी चुभन होगी, याद रखिएगा। यहाँ कंडोरंगो बड़ा अच्छा काम करती है। अगर यहाँ पे क्रैक्स हैं, कंडोरंगो काम करेगी। आपकी ग्रेफाइटिस है, वो यहाँ के क्रैक पे काम करेगी, बड़ा अच्छा काम करती है। काली म्योर है, वो यहाँ के क्रैक पे काम करती है। लेकिन एसिडनेटिक बहुत अच्छी दवाओं में से काम करती है। इसी तरह अगर आप मुंह के अंदर चले जाए, ज़बान है आप में, ज़बान में आपके स्टोमाटाइटिस है मुंह के अंदर, थ्रश है, एप्थियस है, माउथ अल्सर है, तो आप देखिए हम मर्कसाल देते हैं, हम बोरेक्स देते हैं, हम मैक्सिमम यही दवाइयाँ चलती हैं, 2 बड़ी, फिर आर्सेनिक देते हैं, नाइट्रोमोल देते हैं, म्यूरेटिक एसिड देते हैं। लेकिन ये भी बड़ा अच्छा काम करती है उनमें जहाँ पे अंदर चुभन और जलन होगी। वैसे तो आप देखिए कि मैक्सिमम केस आए, अगर मुंह में पानी भी ज़्यादा है, राल भी है, मुंह पका हुआ है, प्यास भी लग रही है, अब मर्सल CM की एक दें, खुद भी जादू देखें, दूसरों को भी दिखाएं। 30 में दे के बाद का टाइम ज़ाया होता है। आप बोरेक्स है, मुंह के अंदर खुश्की नज़र आ रही है, पैचेस बने हुए हैं और खुश्की है, और उसको आप बोरेक्स CM में दें, 30 में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुंह के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो अक्यूटनेस में होती है, वो शिद्दत में होती है। चाहे एक दाना बना उसमें बड़ी तकलीफ हो रही होती है, कईयों के तो पूरा मुंह भरा होता है, देख के खौफ आता है। तो आप जब ये CM देंगे तो बड़ा अच्छा काम करेगी। और आप ये एसिडनेटिक दें, अगर जलन है, चुभन है, तो बड़ा अच्छा काम करती है दवाई। और कितने ही माउथ अल्सर और वो वाले अल्सर, वो वाली एप्थिस, वो वाले रैश विच आर गोइंग टूवर्ड्स टू CA, कैंसर की तरफ जा रहे थे, एसिडनेटिक ने उनको रोका और क्लियर किया। ये इतनी मजेदार दवाई है कि ये क्लियर करती है। फिर कार्सिनोसिन आप दे सकते हैं, कार्सिनो माउथ भी नहीं आ गई है कि इसी मवाद से उन्होंने कार्सिनो माउथ बनाई है, वो भी आप एक डोज दे सकते हैं। लेकिन कार्सिनोसिन, कार्सिनो माउथ, वो याद रखिए ये सिर्फ स्टे करेगी, मरीज को सहारा देंगी, आपको सहारा देंगी। लेकिन जो कंप्लीट दवाई बन रही है हमारी पॉलीक्रैस, वो एसिडनेटिक, मर्सल, बोरेक, काली नाइट्रिकम, काली साइनेटिकम, वो काम करेगी। सेम्प्रावाइवम वो काम करेगी। एक अर्जुना दवाई है, वो आप करें। अर्जुना वैसे दिल के लिए मशहूर है, लेकिन अगर किसी के मुंह में इस तरह के थ्रश बने हुए हैं तो आप उसके कुलियां कराएं मदर टेंचर की, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो बड़ा अच्छा ये काम करती है वहां भी। फिर आप देखिए कि ये बड़ा मजेदार काम करेगी। कुछ ऐसे बच्चे बड़े जिनको टर्नाइटिस की प्रॉब्लम थी, कानों में आवाज़ आती थी और इम्पेयर्ड हेयरिंग थी, उनकी हेयरिंग कंप्लीट नहीं थी, कानों में शोर शराबा था, दर्द भी था, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम किसी सवारी में बैठते हैं हमारा दर्द ठीक हो जाता है। हम बस में जा रहे हैं, वैसे घर में पुरसकून है, हालांकि ये बिल्कुल अपोजिट बात है, इग्नेशिया में होनी चाहिए कि जैसे आप कमरे में बैठे हैं, खामोशी है, कोई आपको आवाज़ दे रहा है, आपको आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन आप शोर में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ी में हैं, किसी कैरिज में जा रहे हैं, उस शोर में कोई भी बुला रहा है तो आपको आवाज़ आ रही। यहाँ बेहतरीन काम करती है। दर्द हो, आपके टेनाइटिस हो, कोई नाइजिस हो, उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है, बहुत ही एक्सीलेंट। इसका जो पेशेंट है ये चर्बी बड़ी शौक से खाता है, शनवारी बड़ा शौक से खाएगा। वैसे तो मटन के लिए एलमस्टावा भी है, नक्सवा बीका भी है, कलकीरिया कार भी है, लेकिन चर्बी के लिए कलकीरिया का, पल्स और ये एसिडनेटिक है, ये फैटी फूड को बड़ा पसंद करते हैं। और उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम चाहे वो गैस्ट्राइटिस है, आपकी जलन है, आपकी गर्ड है, रिफ्लेक्सिस है, कुछ भी है, उसको ये बेहतर कर देती है। फिर कान के सामने याद आया कि पीछे मिस्टाइल बोन है, बाज़ का मिस्टाइल बोन में पेन शुरू हो जाती है तो कैप्सिकम उसकी लाजवाब दवाई है। विदाउट सिम्टम भी आप दें, हड्डी बढ़ गई है, कैप्सिकम दें, बेलाडोना दें, दर्द हो रही है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वहाँ नेक्रोसिस शुरू हो गया है,
कैरीज आप बोन शुरू हो गई है, तो फिर आपको एसिड देनी पड़ेगी, क्योंकि एसिड तीनों मियाज भी क्लियर करती है और ये मेस्टाइड की जो कैरीज है उसको भी बेहतर करेगी इंशाल्लाह। इसी तरह आप देखें कि यूरिन में कईयों को जलन होती है, दाने निकलते हैं यूरिथ्रा के अंदर ऊपर पीनस के ऊपर, कि जब मीटस पे निकलेंगे अगले सिरे पे आके वहाँ जलन होगी, दर्द होगी, तो वहाँ एसिड फिर बहुत अच्छा काम करेगी। कितनी दफ़ा आजमाई है। वैसे मर्कसाल बड़ा अच्छा काम करती है। अगर आपके अराउंड द पीनस दाने निकलते हैं, मीटस पे निकलते हैं, बेलानाइटिस पे निकलते हैं, तो आप मर्कसाल दे तो कवर हो जाता है। कि ये भी देंगे तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब ये देखिए कि इसका जो मरीज होता है पीका या पाइका, कि अनडिजेस्टेड चीजें खाने का दिल करता है इसको। जैसे बच्चे हैं, औरतें हैं, मट्टी खाएंगी। बच्चे हैं वो आपका प्लस्तर खुरद रहे होते हैं, पेंट खुरद रहे होते हैं, अपने नाखून से खा रहे होते हैं, गमलों में से मट्टी खा रहे हैं। साइकिल है तो उसके टायर से, मोटरसाइकिल उसके टायर से, गाड़ी है उसके टायर से मट्टी खाते हैं और रेत खाते हैं। कुछ औरतें भी हैं वो मुल्तानी मट्टी घर में मंगवा के रखती हैं, खाती हैं। उसके लिए एसिड एक बेहतरीन दवाइयों में से है। वैसे तो आप देखें कैलकेरिया फास भी है, बेल्टाकार भी है, एलुमिना भी मैं देता हूँ इसके लिए, साइना भी देता हूँ, सेंटोनाइन भी देता हूँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा काम करती है पीका के लिए और बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। और उसी तरह देखें कि इसकी ये दवाई मशहूर है कि आपके पेशाब में अगर स्मेल है, अगर आपके पेशाब में स्मेल आ रही है और स्मेल को कहा गया कि घोड़े जैसे मुंह, अब अगर किसी ने घोड़े के पेशाब की स्मेल ही ना सूंघी हो, आज से 10 साल 15 साल पहले तो जो भी पिंडी में लोग थे सब ने सूंघी, तो घोड़े चलते थे, बैठते भी थे, घोड़ों के अड्डे भी थे। अब तो जो नई पौधा है जो 15 साल के हो गए उनको तो पता नहीं घोड़े के अड्डे कहाँ थे, घोड़े चलते कैसे थे, और उनको नहीं पता तो वो कैसे करेंगे। उनको स्पेशल जाना चाहिए जहाँ घोड़े होते हैं, जहाँ रेस होती है, रेस को जाएं, पहले देखें कि स्मेल कौन सी होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस स्मेल से जब आप सही डायग्नोज कर लेंगे घोड़े की स्मेल है, तो फिर एसिनेटिक वहाँ काम करती है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। आपकी किडनी फेल तक ये काम करेगी। आपके प्रोटीन एंड यूरिन एल्ब्यूमिन इन यूरिन है, वो बड़ा मुश्किल काम है ठीक होने में। हम लोग भी अक्सर फंसे रहते हैं, कई कई महीने साल लग जाते हैं बच्चों की प्रोटीन ठीक होती है जाके। लेकिन अगर एग्जैक्ट घोड़े जैसी बू है तो एसिडेटिक देने से वो ठीक होगा, और उसके जाके यूटीआई सिस्टम ठीक होगा, उसके जाके किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, ग्लोमेरुलर इन्फेक्शन है, कोई नेफ्राइटिस है, कोई प्रॉब्लम है, बाइलोनेफ्राइटिस है, तो वो जाके उसको भी ठीक करती है। लेकिन ये आपने देखना कि स्मेल ऐसी, और अगर स्मेल ऐसी है कि एकदम जैसे नाक को चढ़ती है, एसिडिक है, वो एसिड बेंस की है, अमोनियम बेंस की है, कि वो पेशाब जैसे ही करता है वैसे ही नाक पे नीचे सी लगेगी, तो एसिड बेंस मैंने कितनी दफ़ा दिया और बाकी तकलीफें भी ठीक हो जाती। जैसे कई जोड़ों के होती हैं, आर्थराइटिस के औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, अगर उनको इसी तरह की स्मेल है, जब मैं एसिड बेंस साथ लगाता हूँ तो ठीक होना शुरू हो जाता है। क्या जुप्टम है, उसमें एक स्मेल होती है, बिल्ली की तरह स्मेल पेशाब की। अब बिल्ली के पेशाब की तरह कौन सुनेगा, लेकिन आप देखें कि हमारी डायग्नोजिंग हुई हुई है, ये प्रूवन हुई हुई है। अगर आप वो सेलेक्ट करते हैं तो ये अपने सिम्टम में बड़ा अच्छा काम करती है और आपके पूरे यूटीआई सिस्टम को ये ठीक करती है। ये आजमाई हुई है एसिनेटिक पेशाब के लिए, आपके पीका के लिए, आपके मुंह के जख्मों के लिए, स्टोमाटाइटिस के लिए, ये तो बहुत दफ़ा आजमाई है, काम करती है। और इसके साथ ये देखिए कि एक दवाई है सिलेशिया, जिसके पाँव में पसीना आता है और स्मेल होती है। सिलेशिया बहुत अच्छा काम कर लेती है, 10 में से 7 पेशेंट को कवर करती है। लेकिन कुछ पेशेंट रह जाते हैं तो फिर वो एसिडिक केस में आते हैं, ब्राटा कार्ब केस में आते हैं। और एसिड डाइट में ज़रूरी नहीं कि स्वेटिंग हो, स्वेटिंग के बगैर भी अगर स्मेल आ रही है तो एसिडिक बेहतरीन काम करेगी। आप ये देखें कि एसिडिक की एक मैंने जब मैं
बिल्कुल एज ए न्यू होम्योपैथ था। मेरे फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ में जब प्रैक्टिस करता था, मैं पढ़ता था, मुझे सिर्फ एक सिम्टम इसकी याद थी और इस सिम्टम पे ही मैं दवाई देता था, कई मरीज ठीक होते थे। क्या? इसका मरीज हमेशा काले रंग का होगा, हल्का काला या डार्क काला, और मैं ये देख के दवाई देता था तो उनकी कंप्लेंट ठीक होती थी। फिर एक मैंने इसी तरह पढ़ी शुरू में सोराइनम कि डर्टी फेस, डर्टी स्किन, कि वो नहा के भी आया लगता नहीं नहाया, मुंह भी धोया तो लगता नहीं नहाया, तो मैं लिखते ही ऐसे था, डर्टी फेस, डर्टी स्किन। सोराइनम देता था, वो ठीक हो जाती, शुरू हो जाती, स्किन साफ हो जाती, बिल्कुल ठीक हो जाती। तो ये आपके जो डार्क कलर के लोग हैं उनमें ये बेहतरीन काम करती है। फिर इसकी स्टडी एक दफ़ा की, क्योंकि सांस की तकलीफ है, इसमें मेरा कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है, मैं स्टडी करता रहता हूँ क्योंकि मुझे खुद कभी कभी मसला होता है। तो ये एसिडिक सांस की तकलीफ के लिए भी है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलती है। तो वैसे तो आयोडम, कैलकेरिया, कफ, स्टोफेंथस, ये 2 या 3 दवाइयाँ लिखी हुई है रेपर्टरी में, लेकिन एसिडिक भी वहाँ काम करती है अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलता है। कई भी जाते हैं, हमें सांस फूलता है, पैदल चलते, सीढ़ियाँ चढ़ते, कईयों को एग्जर्शन करते, कईयों को जिम में चढ़ता है, किसी को नहाते हुए चढ़ता है, किसी को कपड़े बदल चढ़ता है। इनकी सब दवाइयाँ मुख्तलिफ हैं। स्टेनम है, क्यूबरचू है जिसको हम एस्पिडोस्पर्मा कहते हैं, ब्रायोनिया है, नेट्रोम्योर है, आइबेरस है, कैक्टस है। तो ये भी अगर सीढ़ियों में काम, सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सांस फूलने में बेहतरीन काम करती है, क्योंकि ये कंप्लेंट आम है। अब ये देखें कि ये बड़ा बेहतरीन काम करती है वार्ड्स में। अगर आपके वार्ड्स बनते हैं, और वार्ड्स इटसेल्फ बड़ा मुश्किल है कि आप उसको दवाइयों से ट्रीट करते हैं, लेकिन दवाइयों से ट्रीट होते ज़रूर है। हमारी थूजा दवाई बड़ी मशहूर है। जो वार्ड्स का मरीज आएगा वो या तो थूजा खा के आया होगा या थूजा उसकी उसके हाथ में होगी कि ये मैं लगा भी रहा हूँ, पोटेंसी में खा भी रहा हूँ। लेकिन सारी चीज़ों के लिए थूजा नहीं है, लेकिन अगर आप थूजा से पहले या थूजा के बाद एसिड को दे दें तो ये उन मस्सों को भी, वार्ड्स को भी, या स्किन टैग्स को भी ये कवर करती है, क्योंकि इसमें तीनों मियाज में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, जबकि थूजा में सिर्फ साइकोसिस है। इसलिए ये अक्सर मस्सों में देखा है कि ये वार्ड्स में अच्छा काम करती है। कंडाइलोमेटस, वो वार्ड्स जो आपके जेनिटेलिया में, ख़वातीन के वजाना के अराउंड या वजाना के थोड़ा अंदर जो वार्ड्स बनते हैं, और मेल्स में आपके टेस्टिकल पे जो वार्ड बनते हैं, अराउंड द टेस्टिकल, आपकी थाइज है, आपके ग्राइंस हैं, आपका पीनस है, उसके ऊपर ये बनते हैं। उससे ये थूजा और ये दोनों मिलकर बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर आप दोनों अल्टरनेट भी दें तो इसमें कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि साइकोसिस भी है, सिफिलिस भी है, सोराइसिस भी है। तो वार्ड अगर आपने कवर कर लिया है, आपको बाद का अल्टरनेट भी देनी पड़ती है। अल्टरनेट दें तो ये वार्ड्स की भी अच्छी दवाई है। वैसे वार्ड्स के लिए थूजा है, कास्टिकम है, एसिडनेटिक है, डलका मारा है, सबाइना है, नेट्रोम्योरा है, एनाकार्डियम है, फेरम पिक्रिकम है, और ये बहुत ही आला काम करती है। फेरम पिक्रिकम वहाँ करेगी जहाँ पे आपके मस्सों का गुच्छा है, 1 2 3 4 5 मस्से इधर बने हुए हैं। वैसे हथेलियों के मस्से के लिए पाँव के नीचे तलवे हैं, हाथों के हैं, एंटम क्रूडम, एनाकार्डियम, नेट्रम और बेहतरीन काम करती हैं। अगर ऊपर अगर यहाँ आ गए हैं तो आपके एनाकार्डियम, डलका मारा, एसिडनेटिक बड़ा अच्छा काम करेगी। अगर ये मसल आपके गर्दन पे है, आपके एक्जिला में है, आपके बगल में, आपके जिस्म पे है, तो सूजा एसिडनेटिक बड़ा अच्छा काम करेगी, लाइको अच्छा काम करेगी, स्माइल अच्छा काम करेगी। बहरहाल मसों पे मेहनत करें तो मसे निकल जाते हैं, ऐसी मसला नहीं है। तो मसों के लिए एक अच्छी दवाई है कि वैसे तो इसके आजकल वो काटली करते हैं, कोई लेज़र से करते हैं, मस्से फिर निशान रह जाते हैं, लेकिन जब हमारी पोटेंसी से दवाई जाते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। मैं जब शुरू की प्रैक्टिस में था वाइल में, तो मुझे किसी ने कहा, डॉक्टर ने, कि मैंने थूजा CM की 3 पुड़ियाँ दी, तो सुबह वो उठा तो सारे मस्से गिरे हुए थे और वो बेड पे सुबह सब गिरे हुए थे, वो ठीक था। मैंने फिर एक दफ़ा थूजा देनी शुरू की, मैं इतना अब हो गया, मैं आप बता लो शुरू में, और जब मैं स्टूडेंट था, मैं शायद इन मसलों की वजह से भी होम्योपैथ बना, क्योंकि थूजा जब दी
मसा उतर गया। मैं बड़ा परेशान कि ये मसा किधर गया भाई। मैंने थूजा शीशी जेब में रखी। मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, किसी दुकान पे जा रहा हूँ, कोई सेल्समैन है, पेट्रोल पंप है, उसको मैंने देखा मसा निकला हुआ, उसको दवाई दे आता था। किसी को देखा आजमाने के लिए, तो जब अगली दफ़ा जा रहा था तो आस्ता आस्ता कर जी मस्से हमारे ठीक होते जा रहे हैं। इसी तरह मैंने एक पेशेंट को थूजा दी, उसके जिस्म पे मस्से थे, CM की 2-3 CM की दी, तो मेरे साथ भी वही वाक़या पेश आया कि वो आया, कह रही सब जब मैं उठा तो मेरे बिस्तर पे 10-15 मस्से पड़े हुए थे। है हैरान कुन था, लेकिन ऐसा हुआ था। लेकिन जब मस्सों में फंसता है तो थूजा ही सबसे ज़्यादा फंसती है। फिर आप जोर भी लगा लें, थूजा कुछ नहीं करती। फिर आपको सबाइना पे, कास्टिकम पे, एसिनाइट पे आना पड़ता है, और इसके साथ पेपिलोमा एक नई दवाई आई है, वो आप देंगे तो उससे भी आपको बेहतरीन स्टे मिलेगा। ठीक है जनाब जी, मैंने अभी स्टार्ट करना शुरू किया, अभी रिजल्ट नहीं आया लेकिन शुरू किया मैंने। हाँ जी, कोई, क्योंकि मुझे मिली अभी 1-2 महीने हुए हैं। कोई और सवाल जनाब? कोई सवाल अदर देन दिस लेक्चर? कोई सवाल? अगला हमारा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह नक्सवा मीका पे, अगला लेक्चर 6 बजे।